हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग देखेंगे संविधान की उद्देशिका को लेकर के। पूर्व की 4 कक्षाओं में हम लोगों ने प्रॉपर रूप से चर्चाएं की हुई हैं। आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। आज हमारा टॉपिक उद्देशिका है। तो मैंने कल की क्लास में यह बताया था कि संविधान को भारतीय संविधान को एक बुक मान लिया जाए तो बुक की जो पहले पेज पर विषय सूची होती है, किसी भी बुक के बारे में यह बताती है कि इसमें क्या क्या चीज़ लिखा गया है, क्या क्या चीज़ कवर किया गया है। एक तरीके से उद्देशिका संविधान की आईना के रूप में, आईना का मतलब होता है शीशे के रूप में दिखाई देती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित अवतरण में यह चीज़ लिखा गया है, मतलब कि संविधान की उद्देशिका में यह लिखा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान को आज दिनांक 26 जनवरी 1950 को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया जाता है। ठीक है, तो 26 यहाँ जो खाली स्थान है 26 नवंबर 1949 लिखा जाएगा। तो ये चीज़ लिखी गई। अब ऊपर उद्देशिका में जो समाजवादी अखंडता और संप्रभुता है, इसको संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो चलिए देखेंगे आगे इसको। तो भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी सन 1950 को सही संवैधानिक वस्तुस्थिति जब संविधान लागू किया गया था तब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में शामिल किया गया था। ठीक है, संविधान अधिक प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है, सॉवरेनिटी का मतलब ये होता है कि आप निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो। सपोज डैट, जैसे अभी हाल ही में आपको पता होगा कि इंडिया ने रसिया से ऑयल ख़रीद रहे थे। तो जब यूक्रेन वार हुआ था तो अमेरिका दबाव बना रहा था कि भारत जो है रसिया से तेल न खरीदे, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में यदि रसिया पर दबाव पड़ेगा तो रसिया झगड़ा से जो लड़ाई है पीछे जाएगा, तो इससे मनोवैज्ञानिक दबाव रसिया पर पड़ेगा। लेकिन भारत ने कहा कि हम संपूर्ण संप्रभुत्व गणराज्य हैं, इस कारण जो है मैं आपकी बात को सही नहीं मानता हूँ। हमारे देश में जो भी हमारे लिए समुचित होगा, हमारे देश के लिए जो अच्छा होगा, हम करने के लिए स्वतंत्र हैं। ठीक है, तो संप्रभुता का मतलब होता है कि इंटरनल और एक्सटर्नल दबाव झेले बिना राष्ट्र अपनी नीतियों पर चलता जाए, तो उसे हम संप्रभुता कहते हैं। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ लिखा है कि संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किया गया है भारत तथा इंडिया के नाम से। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में शब्दों का सही क्रम है सार्वभौमिक, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और प्रजातांत्रिक। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तुत जोड़े गए शब्द तो समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। देखिए 3 शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा: अखंडता, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। ठीक है, इसको हम शॉर्ट में ट्रिक कह सकते हैं, आपस। ठीक है, इसका शॉर्ट ट्रिक है। तो समाजवादी आ से हो जाएगा अखंडता, सा से हो जाएगा समाजवादी और पा से हो जाएगा पंथ निरपेक्ष। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए शब्द तो यही थे। भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है संविधान की प्रस्तावना। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है पहले आप जान लीजिए। मूलतः भारत में धर्मनिरपेक्ष ना होकर के पंथ निरपेक्ष की बात कही गई है। पंथ निरपेक्ष का मतलब ये होता है कि भारत का व्यक्तिगत कोई अपना पंथ नहीं होगा। किसी धर्म, जाति, समुदाय को हम जो है आगे बढ़ाने का काम तो करेंगे, लेकिन उसका तुष्टीकरण नहीं करेंगे, उसका समर्थन पूर्ण रूप से नहीं करेंगे। भारत का एक धर्म है और वो है संविधान को जो है अक्षर सा पालन करवाना। ठीक है, तो भारत में हिंदू धर्म भी है, मुस्लिम धर्म भी है, ईसाई है, सिख है, तो सभी धर्मों को फलने फूलने की आज़ादी है। लेकिन भारत का व्यक्तिगत कोई धर्म नहीं है, किसी धर्म की तुष्टीकरण भारत नहीं करता है।
ये चीज़ संविधान में लिखा गया है। तो आई होप ये पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष की विचारधारा आपको समझ में आ गई होगी। वह शब्द जो 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था, तो अखंडता शब्द जो है 1975 में नहीं आया था, वो बल्कि संविधान संशोधन के द्वारा जो है इसमें जोड़ा गया था कि पहले जो है तो 75 में वो संशोधन हुआ था, तो उसके पहले नहीं था। उसके बाद यहाँ पर देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को घोषित किया गया है एक सार्वभौमिक समाजवादी धर्मनिरपेक्षता और प्रजातांत्रिक गणतंत्र। ठीक है, मैं आपको थोड़ा बता दे रहा हूँ कि यूनियन और फेडरल में क्या अंतर होता है। चलिए बाद में बताएंगे, जो कि यूनियन और फेडरल में आपको अंतर बताने लगेंगे तो ये चीज़ कवर नहीं होगा, तो इसका हम एक अलग टॉपिक जब पॉलिटी पढ़ाएंगे तो वहाँ पर इसकी चर्चा करेंगे। संविधान की उद्देशिका के संबंध में सही है तो पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देशिका बना। शुरू में जो ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव उन्होंने पंडित नेहरू ने पास किया था, उसी को जो है उन्होंने अंततोगत्वा जो उठा करके उद्देशिका बना दिया। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, मतलब जुडिशरेबल नहीं है, मतलब इसको आप नहीं कह सकते हैं कि हम इसका जो है सुप्रीम कोर्ट में इसकी अपील करेंगे। भारतीय संविधान की विशिष्ट प्रावधान को यह रद्द या ओवर राइड नहीं कर सकता है। तो ठीक है, विशिष्ट प्रावधानों को ये तो सही है कि ओवर राइड नहीं कर सकता है, ये चीज़ मूल तौर पे लिखी गई है, लेकिन इसका जो इंटरप्रिटेशन है वो अंदर के कानूनों को ही कर रहा है, लेकिन अंदर के कानून जो लिखे होंगे उसको ये डिस्टर्बेंस नहीं करेगा। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है, इंदिरा गांधी जी ने किया था। उसके बाद यहाँ पर लिखा गया है, वह शब्द जो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं थे, तो ये देखिए 3 है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जो है 3 शब्द नहीं जोड़े थे, वो बाद में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। भारत के संविधान के अमुक का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करता है सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अवसर की समानता और व्यक्ति की प्रतिष्ठा को। ठीक है, तो इतनी चीज़ की जो है नागरिकों को ये उपलब्ध करवाता है। भारत का लोक गणतंत्र है, इसका अर्थ है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं होगा, लोगों का शासन होगा। भारत की लौकिक सार्वभौमिकता है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों से, मतलब लौकिक है यहाँ पर, मतलब किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का शासन नहीं है, ठीक है, लोगों के द्वारा शासन किया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में किया गया है। संविधान की प्रस्तावना में सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत माना जाता है सार्वभौमिकता से। भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, मैंने ऊपर ही बताया था इसको। भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है लोक कल्याण की बातें। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णन नहीं है आर्थिक स्वतंत्रता, सामाजिक आर्थिक न्यायिक है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है धार्मिक न्याय, धार्मिक न्याय है, धर्म की स्वतंत्रता है, लेकिन धार्मिक न्याय की बात नहीं किया गया है। संविधान की प्रस्तावना के बारे में कथन सही है, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। ठीक है, सही बात है, बल्कि संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। संविधान का वह भाग जो उसकी आत्मा कहलाता है, तो उद्देशिका। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली है। किसने कहा था? तो के.एम. मुंशी ने कहा था कि ये प्रजातंत्र की जन्म कुंडली है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है कि संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा गया है बी.आर. अम्बेडकर द्वारा। बी.आर. अम्बेडकर द्वारा इसको एक पवित्र दस्तावेज कहा गया है। बी.आर. अम्बेडकर द्वारा कमेंट में बताइए कि संविधान की आत्मा किसको कहा गया है। ब्रैकेट में उद्देशिका को, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को, कि फंडामेंटल राइट को, कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। उच्चतम न्यायालय ने धारण प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है। तो एस.आर. बम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में यह बताया गया कि उद्देशिका जो है संविधान की
धारणा प्रस्तुत है, मतलब धारणा प्रस्तुत करती है कि शुरू में कि क्या संविधान सोच रहा है, इसके बारे में शुरू में बताता है। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया। केशवानंद भारतीवाद में कि मौलिक संरचना है संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना। भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का उपबंध किया गया। उद्देशिका और राज्य के नीति निश्चय तत्व में उपबंध किया गया। ठीक है, आर्थिक न्याय के बारे में। ठीक है, अच्छा देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया, इसमें डाउट कुछ हो रहा है। ऊपर ये चीज़ बताया गया था कि, एक सेकेंड ऊपर आइए आप, यहाँ कहीं बताया गया था कि, एक सेकेंड, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है धार्मिक न्याय है। यहाँ पर देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णन नहीं है आर्थिक स्वतंत्रता को। ठीक है, और यहाँ पर देखिए या लिखा है, नीचे लिखा गया है कि आर्थिक न्याय को। तो आर्थिक न्याय और आर्थिक स्वतंत्रता में क्या अंतर है भैया? आर्थिकता की स्वतंत्रता तो प्रस्तावना में नहीं है। ठीक है, आर्थिक न्याय की सामाजिक आर्थिक न्याय दिया गया है। न्याय और स्वतंत्रता दोनों में अंतर। स्वतंत्रता का मतलब होता है कि आप अर्थव्यवस्था के लिए आप कहीं भी करने के स्वतंत्र है, लेकिन न्याय की अवधारणा उसमें नहीं लिखी गई। न्याय की अवधारणा नहीं लिखी गई है। भारतीय संविधान के उद्देश्य के स्वरूप आर्थिक उपबंध किया गया है, मतलब आर्थिक न्याय की बात कही गई है, सामाजिक आर्थिक न्याय की बात की गई है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता की बात उसमें नहीं की गई है। ये कन्फ्यूजन वाला टॉपिक है, आप देख लीजिए, मैं भी यहाँ कन्फ्यूज हो गया। आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं की गई है, जबकि आर्थिक न्याय की बात की गई है। ठीक है, आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं की गई, आर्थिक न्याय की बात की गई है उद्देशिका में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और पूछ भी सकता है, लेकिन इसलिए घटना चक्र में दिया गया है कि आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं की गई, आर्थिक न्याय की बात की गई है। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है, उनकी व्याख्या की गई मूल अधिकारों और राज्य के निधि सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों में। ठीक है, तो प्रस्तावना में जो बातें लिखी गई हैं, जो आदर्श और उद्देश्य लिखे गए हैं, फंडामेंटल राइट में, डीपीएसपी में और फंडामेंटल ड्यूटी में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, उसके बाद ये कुछ अंतिम क्वेश्चंस हैं। भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है तो संविधान की प्रस्तावना जो उद्देश्य है वो बताता है। उसके बाद भारत के संविधान की उद्देशिका की व्यवस्था की गई 3 प्रकार के न्याय की। कौन कौन से न्याय हैं? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। कल हम देखेंगे शासन प्रणाली। ठीक है, तो जो भी होगा बताइएगा, जो भी कमियां होंगी। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।